वेलकम टू द एनसीईआरटी सूत्र सीरीज। फ्रेंड्स, मैं होप करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे और आपने चैप्टर्स भी पढ़े होंगे। Because without reading NCERT, if you want to ace it, it is not possible. So please go through the chapters as well. NCERT को पढ़ना जरूरी है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कीजिए, तब आप मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और वेदर सिस्टम पे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा कि टेम्परेचर इज एवरीथिंग। हीट इज कमिंग, हीट इज गोइंग एंड टेम्परेचर इज गेटिंग मैनेज्ड। बट टेम्परेचर के अलावा प्रेशर कंडीशंस आर आल्सो देयर, जो हमें इंपॉर्टेंट वेदर फिनोमेना के बारे में बताती हैं। बट ये प्रेशर होता क्या है? देखिए, प्रेशर का सिंपल मीनिंग है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेट्स से मैं यहां खड़ा, तो ऑब्वियसली जो गैसेस मेरे सराउंडिंग में हैं वो मेरे ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होंगी। वही फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाता है। इफ समवन इज नियर टू द अर्थ सरफेस और द सी लेवल, मोर गैसेस आर देयर, मोर गैसेस विल बी मोर प्रेशर। इफ समवन इज एट द हाइट, तो फिर गैसेस कम हो जाती हैं, प्रेशर भी कम हो जाता है। एंड दैट्स सिंपली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी एंड डेंसिटी। हेवियर पार्टिकल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी फाउंड एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल विल बी फाउंड एट अ लिटिल हाइट। तो ऑटोमेटिक सी बात है, प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आप ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सी लेवल पे प्रेशर जहां ये है, वही आपका 10 किलोमीटर हाइट पे प्रेशर कम हो जाता है। सिंपल सी बात है यार, कि जब माउंटेनियर्स अपनी माउंटेनियर्स एवरेस्ट वगैरह पे जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। वाई? क्योंकि वहां पे प्रेशर जो है लगातार कम होता चला जाएगा और इनहेलिंग में उनको काफी डिफिकल्टी फेस होती है, इसलिए वो हाइट पे जाते हैं तो अपने साथ गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि प्रेशर को मैनेज कर सकें। अब ये जो प्रेशर है, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो ठीक है, व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन? तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके प्रेशर की बेल्ट्स होती हैं। इक्वेटोरियल एरिया जो है वो एक थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है। थर्मली मतलब टेम्परेचर की वजह से यहां लो प्रेशर सिस्टम बनता है। सनलाइट आती है, सनलाइट से आपकी हीटिंग होती है सरफेस की। हीटिंग होने की वजह से आपका क्या होता है, लाइटर गैसेस विल ट्राई टू राइज अप, और इससे आपके पास क्या होगा, स्पेस बचेगा, एम्प्टी स्पेस बचेगा, और वही लो प्रेशर कहलाएगा। नाउ मूविंग टू द अनदर पार्ट, आपकी यहां से जो विंड राइज होंगी वो यहां पे जाके फॉल डाउन हो जाती हैं। तो यहां पे सिंकिंग अगर होगी, तो जहां भी सिंकिंग होती है वहां पे हाई प्रेशर बनता है। तो यू अंडरस्टूड दिस? ये थर्मल इंड्यूस्ड बेल्ट है और ये डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट है। तो दो बेल्ट हो गई हैं, थर्मली एंड डायनामिकली इंड्यूस्ड बेल्ट। थर्मली मींस टेम्परेचर की वजह से, जैसे हाई प्रेशर कंडीशन पोलर एरिया में है, लो टेम्परेचर की वजह से। बट सब पोलर एरिया लो है डायनामिक रीजन से। तो ये दो बेल्ट डायनामिकली इंड्यूस्ड हैं, ये दो बेल्ट आपकी कौन सी है, थर्मली इंड्यूस्ड बेल्ट है। तो हॉरिजॉन्टल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, इट इज लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज, देखिए जब भी प्रेशर डिफरेंस होता है तो एनीथिंग नीड टू फ्लो। आपका गैस सिलेंडर है, हाई प्रेशर पे है, आप उसको ऑन करो, वहां से गैसेस ब्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। व्हाई? बिकॉज थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम द हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर, एंड दैट्स द रूल ऑफ द डेस्टिनी। यही रूल है नेचर का। तो यहाँ पे भी यही मूवमेंट आपको ऑब्जर्व होगा। और ये जो मूवमेंट होता है ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर का मूवमेंट गैसेस का, इसको ही हम वी यूज टू कॉल एज विंड्स। हम इसको विंड्स के नाम से जानते हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होगा, वो विंड कहलाएंगी। अब नाउ थिंक अबाउट दी वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ विंड। क्योंकि विंड सब जगह सेम नहीं होती है, डायरेक्शन भी सब जगह सेम नहीं होती है। तो विंड अगर स्पीड में सेम नहीं है, डायरेक्शन में सेम नहीं है, तो देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट हैपनिंग ओवर द एरिया जो इसके कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मींस at a place we have 100 millibar of pressure, at a place we have 10 millibar of pressure, so it's a strong pressure gradient. इंस्टेड ऑफ वी हैव 50 मिलीबार प्रेशर एंड 20 मिलीबार। देखो डिफरेंस तो यहां भी है, लेकिन यहां पे विंड चलेंगी वो स्लो होंगी, यहां विंड चलेंगी वो काफी फास्ट होंगी। तो वन इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही विंड की स्पीड ज्यादा होगी। दूसरा होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। यू नो, व्हेन वी ट्राई टू मूव ओवर टू द सरफेस, we faced a resistance which is named as friction. So obviously when wind is blowing over to the surface, it's going over the continent, it's going over the oceans, तो continent काफी ज्यादा resistance provide करते हैं because of the friction। तो जो फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस आता है, तो नेचुरल सी बात है, उससे क्या होगा, विंड स्लो डाउन हो जाएंगी। ऑन ऑपोजिट साइड अगर मैं बात करता हूं, जहां फ्रिक्शन कम है तो विंड फास्टर मूव करती है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज इंपॉर्टेंट फोर्स। अनदर फोर्स इज कोरिलेस फोर्स। एक्चुअली कोरिलेस फोर्स इज समथिंग व्हिच विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ विंड, नॉट द velocity of wind. How? Coriolis force comes into the picture when earth is rotating. So when something is rotating, let's say I have a glass of water, if I will try to rotate it, the water will try to come
itself along the motion of the glass. ऐसा कुछ वैसे ही है जैसे आप बस में हो और आप चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करते हो, तो you need to be in the direction of the bus, then only you will be able to safely land over to the surface, नहीं तो नहीं होगा. सेम सिनेरियो इज हियर. यहां से जैसे ही विंड राइज होगी तो कोरोलिस फोर्स इसके रोटेशन की वजह से आता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये राइटवर्ड होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट की तरफ एक्ट करता है. इसी से आपके विंड की डायरेक्शन डिटरमाइन होती है. कैसे होती है, लेट मी टेल यू. देखिए ये कुछ पैटर्न है विंड का, इनको पैटर्न को बोलते हैं हम ग्लोबल विंड पैटर्न, क्योंकि पूरे ग्लोब पे चलती हैं. आपने देखा था कि सर दिस इज अ हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज अ लो प्रेशर बेल्ट, तो ऑब्वियसली द विंड विल ट्राई टू कम फ्रॉम द हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर वन. Wind will try to come from the higher pressure towards the lower one. जब wind will try to come तो ये मेथड बनता है, बट विंड की डायरेक्शन ये नहीं होती. कैसे होती है, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड में होता है, तो ये विंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आने की बजाय कुछ ऐसे आएंगी, जिसकी ऑब्जर्वेंस आप यहां देख सकते हो. फिर क्या होगा, सर हाई प्रेशर बेल्ट तो ये है, तो लो प्रेशर तो ये भी है, तो यहां से जब विंड जाएंगी वो कुछ वैसे जाएंगी. पोल से जब विंड आएंगी तो वो कुछ ऐसे आएंगी. तो मतलब ये हुआ कि राइटवर्ड डायरेक्शन का इंपैक्ट होता है. इनको हम ट्रेड विंड्स बोलते हैं, इनको हम वेस्टर्ली विंड्स बोलते हैं, और ये आपकी ईस्टर्ली विंड्स कहलाती है. इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, जब ये विंड यहां से जा रही है तो दे आर गोइंग फ्रॉम हेयर, सिंकिंग ओवर देयर, कमिंग बैक अगेन. यू डोंट थिंक सो दे आर मेकिंग ए कंप्लीट सेल? यस. ये जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, इसको ट्राई सेलुलर मॉडल बोलते हैं, जिसमें ये पहली सेल बनी, इसको हम बोलते हैं हेडली सेल. सेकेंड सेल को हम बोलते हैं फेरल सेल, और थर्ड सेल को हम बोलते हैं पोलर सेल. ठीक, क्योंकि ये पूरा सर्कुलेटरी मोशन बना हुआ है, तो एक एनक्लोज्ड सेल जो है यहाँ पे बन जाती है. इसलिए आपकी हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, इन सब सेल की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नेचुरली नजर आती है. राइट, तो हेडली सेल है, फेरल सेल है, पोलर सेल है, ये सब सेल की फॉर्मेशन बड़ी इजीली हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं आइडियली. राइट, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या सर सिर्फ विंड ग्लोबल टाइप की होती है? आंसर इज नो. हमारे पास लोकल विंड्स भी देखने को मिलती हैं. लोकल विंड्स लोकल फिनोमेना की वजह से होती हैं. जैसे इंडिया के अंदर आपका सरफेस जो है हीट अप हो जाता है गर्मी के टाइम पे, तो हमें एक विंड देखने को मिलती है जिसको लू बोलते हैं. तो ये क्या है, लोकल विंड है. सिमिलरली आपके यहाँ पे अमेरिका के अंदर चिनूक विंड देखने को मिलती है. ठीक है, नॉर्वेस्टर ब्लिजार्ड विंड देखने को मिलती है. आपके यहाँ पे पैम्पेरो विंड देखने को मिलती है. यहाँ पे फोहेन विंड देखने को मिलती है, मिस्ट्रल विंड देखने को मिलती है, बोरा विंड होती है, सिरोको विंड होती है, हर्मटन विंड होती है, खामसेन विंड होती है, काराबोरान विंड है. क्या आपको ये सब याद करनी है? बिल्कुल करनी है, लोकेशन वाइज, क्योंकि यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि ये लोकेशन है कि अमेरिका के अंदर, और आपको बोलेगा काराबोरान विंड चलती है. नहीं, गलत हो गया है. ठीक है, लोकल विंड की एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, बट इतना प्री में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करना है. अब लोकल विंड के अलावा कुछ विंड ऐसे भी होती हैं जो कुछ पैटर्न के हिसाब से चलती हैं, जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक भी कह सकते हैं, या फिर आपका डे एंड नाइट विंड्स भी कह सकते हैं. जैसे कि लैंड ब्रिज, सी ब्रिज. कैसे हुआ, देखो डे टाइम पे क्या होता है, अच्छी खासी सनलाइट आती है और लैंड मास ओवर हीटेड हो जाता है. ओवर हीटिंग की वजह से यहां बनता है लो प्रेशर, और वाटर बॉडी पे होता है हाई प्रेशर. तो ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ जाएगी. जब हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगी, सी से आ रही है, वी विल कॉल इट सी ब्रिज. ठीक है, ऑन ऑपोजिट साइड जब यहाँ पे हमें देखने को मिले सरफेस नाइट में, तो नाइट में मुझे पता लगेगा लैंड जो है बड़ी जल्दी कूल हो जाता है, वाटर बॉडी विल बी कंपैरेटिवली वार्म, कि कोई वाटर बॉडी को टाइम लगता है ठंडा होने में. तो अब वहां से विंड आएंगी, वी विल कॉल इट लैंड ब्रिज. ऑन द सेम लाइन हम जब वैली के अंदर देखते हैं तो डे टाइम में होगा क्या, आपका सनलाइट आती है. जब सनलाइट आपकी डे टाइम में आती है तो डायरेक्टली आपके सरफेस के ऊपर गिरती है. ठीक है, डायरेक्टली आपके सरफेस पे गिरती है. जब डायरेक्टली आपके सरफेस पे गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा. लेकिन वैली क्या है, कूल है, तो यहां से ऊपर की तरफ विंड जाएंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैली ब्रिज हो गया. ठीक है, अब नाइट टाइम में क्या होगा, जो ओपन सरफेस है वो तो कूल हो जाएगा, यहाँ पे जो सरफेस है वो वार्म रहेगा. अब माउंटेन से ब्रिज आएंगे तो माउंटेन ब्रिज, तो वैली ब्रिज और माउंटेन ब्रिज कह सकते हो आप, या फिर आपका लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखने को मिलते हैं. लोकल कंडीशंस है किसी एरिया की, उसी के हिसाब से फॉर्मेशन होती है. अब देखो इन्हीं कंडीशन के हिसाब से आपके एयर मास बनते हैं, क्योंकि जो एरिया कांटेक्ट में है उसकी टेम्परेचर या तो हाई होगा या लो होगा. तो कोल्ड एयर मास बनते हैं या फिर वार्म एयर मास बनते हैं, और वो दोनों जगह बन सकते हैं, कॉन्टिनेंट पे भी बन सकते हैं और मैरीटाइम में भी बन सकते हैं. तो मेरे पास एयर मास होते हैं वार्म एंड कोल्ड, कॉन्टिनेंटल वार्म, मैरीटाइम वार्म. कॉन्टिनेंटल
कूल, मैरीटाइम कूल। तो एयर मास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब वो एयर मास एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, मान लो एक गर्म एयर मास है, एक ठंडा एयर मास है, दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरेक्शन होता है उससे फ्रंट फॉर्मेशन होती है। कोल्ड फ्रंट हो सकता है अगर कोल्ड एयर मास एक्टिव है, वार्म फ्रंट हो सकता है अगर वार्म एयर मास एक्टिव है। बट व्हेन दे विल मर्ज विद ईच अदर, तो वार्म एयर मास अपलिफ्ट होता है क्योंकि वो हल्का होता है। अब जैसे ही उसका अपलिफ्टमेंट हुआ, उससे कोरियोलिस फोर्स भी आया और सर्कुलेटरी मोशन बन जाता है, जिसको मैं साइक्लोन बोलता हूं। लेकिन ऐसे साइक्लोन बनते हैं, वो होते हैं टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि ये टेम्परेट एरिया में होता है। When it comes to the tropical area, तो साइक्लोन वहां भी बनते हैं, लेकिन वहां साइक्लोन सिर्फ वाटर बॉडी पे ही बनेंगे। और जब वाटर बॉडी हीट अप होती है, कन्वेक्शन होता है, तो वो विंड अगेन राइज करती है, बट कोरियोलिस फोर्स से वो मूव करना स्टार्ट कर देती है। इंपॉर्टेंट चीज, आपका कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर के आसपास नहीं होता, इसलिए जो ये साइक्लोन बनते हैं वो 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में नहीं बनते, उसके बाद ही आपके साइक्लोन देखने को मिलते हैं। But now read the chapter, go through it carefully. Have any doubt? Please connect me over here on my Insta handle. Thank you very much. Best wishes.